तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे पास में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो हम कंटिन्यू कर रहे थे, तो उसमें हम अब पुली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा और बढ़िया लेवल का मैकेनिक्स इसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस के अंदर में कैसे हम एसएचएम के टाइम पीरियड वगैरह को कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं उस क्वेश्चन को। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, उसमें गिव आप लोग को प्रोवाइडेड है कि एक जो हमारे पास में रिजिड सरफेस है और इसके साथ में एक पुली कनेक्टेड है। देखिए अभी जो भी पुली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये पुली हमारे पास में मासलेस है, पहली थिंग। दूसरा, ये फ्रिक्शनलेस है। तो ये आइडियल केस आपको मान के चलने कि जो पुली यहां पर ली गई है वो अपने आप में मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। अच्छा जी, अब यहां पर क्या तो इसके अंदर में आपको प्रोवाइडेड है कि इसके ऊपर एक स्प्रिंग लगा दी गई है और अब दूसरी तरफ में यहां पर एक स्प्रिंग जो है वो अटैच कर दी गई है। ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है और दूसरी तरफ ये वाला हिस्सा जो है स्ट्रिंग का, यहां पर लटका दिया गया है एक मास, जिसका एम मास का एक ब्लॉक यहां पर लटका दिया गया। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड। फाइंड टाइम पीरियड, चलो अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर थोड़ा सा बोर्ड की तरफ में देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। जब भी आपको स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस करवाए गए थे तो उसमें मैंने आपको एक ही तरीका बताया था इनका शुरुआत करने का, कि सबसे पहले अपनी एक मीन पोजीशन या फिर कहें कि सबसे पहले नेचुरल लेंथ को फाइंड करो, फिर उसके बाद में सिस्टम की मीन पोजीशन को फाइंड करो, फिर उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट करके देखो, तो वहां से आपका टाइम पीरियड इजिली निकल के आ जा सकता है। फिर फोर्स वगैरह की जो इक्वेशंस होती हैं, एफ नेट फोर्स होती है, उसको आप कैलकुलेट करें। चलो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। सिंपल आपको ये दिख रहा है कि एक हमारे पास में स्प्रिंग होगी, लेट अस सपोज कि ये पुली यहां पर थी और जो स्प्रिंग थी वो इसकी दूसरी तरफ में यहां पर हमने उसको लटका रखा था ऐसे। ये अपनी नेचुरल लेंथ पर गिरा हुआ है, यानी कि इतनी उसकी क्या हो गई है, नेचुरल लेंथ है। दिस वन इज नेचुरल लेंथ इस सिस्टम की। अब हमने क्या किया है, इस पुली के साथ में दूसरे एंड पे मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया। ये ब्लॉक मैंने एम मास का यहां पर अटैच कर दिया। अब जब एम अटैच करूंगा तो ध्यान से सुनना कि ये जो स्प्रिंग है, ये वाली जो स्प्रिंग थी, क्योंकि एलोंगेशन किसके अंदर में होगा, स्प्रिंग के अंदर में होगा, तो ये स्प्रिंग खींचकर कहां पर चली जाएगी, थोड़ी ऊपर चली जाएगी। तो थोड़ा ऊपर जाने का मतलब हुआ कि ये हमारे पास में जो स्प्रिंग है ये खींचकर कहीं यहां पर चली गई है। मतलब इसके अंदर में एक एलोंगेशन हो गया और ये इनिशियल एलोंगेशन आप कहेंगे एक्स नोट। सिस्टम जो था वो एक्स नोट, जब आपने मास लटकाया था उस टाइम पे एक्स नोट उसके अंदर में खिंचा हुआ गया। अभी मैंने उसको एक्स डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है, मैंने कहा है कि एक्स नोट उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट आ गया है जो हमारे पास में स्प्रिंग थी। तो जब आपको इनिशियल स्टिंग कांस्टेंट वगैरह के बारे में बात करी थी या टाइम पीरियड को फाइंड आउट करने के लिए बताया गया था, तो आपको सबसे पहले ये बोला गया था कि क्या करना है, कि मीन पोजीशन को कैलकुलेट करना, मीन पोजीशन फाइंड करनी है। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो सिस्टम की मीन पोजीशन है वो कहीं यहां पर है। जो यहाँ पर आपको ब्लॉक दिख रहा है, हम इसी को इसका मेन पोजीशन मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस स्ट्रिंग के अंदर में एक टेंशन डेवलप होगा टी। तो टेंशन एट मीन पोजीशन अगर मैं बात करूं तो टेंशन एट मीन पोजीशन क्या होगा, इस ब्लॉक का नीचे लगने वाला मास कितना हो गया, mg। तो नीचे की तरफ में मास हो गया mg, दिस वन। और ये किस कौन बैलेंस कर रहा है इसको, दूसरी तरफ में जो स्प्रिंग के अंदर में एक कंस्टेंट एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ होगा, वो इसको बैलेंस कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू के एक्स नोट। भाई ये नीचे की तरफ में जो ब्लॉक जा रहा है, तो इसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर में एक एलोंगेशन आया। तो वो एलोंगेशन यहाँ पर जब आप एक मीन पोजीशन पर पहुंच गए, मान लेते हैं कि ये मीन पोजीशन पर हमारा पूरा सिस्टम रखा हुआ है, तो वहां पर मैं उसकी टेंशन निकालना चाह रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर में कितनी टेंशन है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि mg उसका मास था और उसको बैलेंस कर दिया हमने के एक्स नोट से। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन मेरे पास में डिजाइन होकर आ गई है। अब मैं बात करूं कि जो बॉडी दूसरी हमारे पास में जो एम मास है, इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना के चलूं, तो ये हमारे पास में एम जी था और इस पे लगने वाला ऊपर टी था। उसी को मैंने यहाँ पर आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि ये हमारे पास में एम जी दैट विल बी इक्वल टू के एक्स नोट था। तो इसके अंदर में
अगर मैं इस सिस्टम को बैलेंस फॉर्म में लेके चल रहा हूँ तो हमें इसके ऊपर में एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट हमारे पास में कितना आया, ये आया mg माइनस में t। अब इस ब्लॉक को क्या करेंगे, अगले स्टेप के अंदर में क्या करते थे, मीन पोजीशन के बाद में हमने वो सारी फोर्स वगैरह निकाल ली, फिर हम उसको क्या करते हैं, एक्स डिस्प्लेस करते हैं। तो जब हम इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया mg माइनस जो टेंशन इसके अंदर में डेवलप होगा, क्योंकि स्प्रिंग जो आपने नीचे की तरफ में इसको x और खींचा, इस ब्लॉक को नीचे की तरफ में x और लेके गए, यानी कि स्प्रिंग के अंदर में एक एलोंगेशन और आ गया, कितना x का, तो ये x हो गया। तो टोटल आपके पास में कितना एलोंगेट कर गई है, k x प्लस में x नोट। भाई जितना ये ऊपर की तरफ में खींचा है इतना ही तो फोर्स वहां पर जनरेट होगा स्प्रिंग की वजह से, वो रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं k इंटू में x प्लस में x नोट, ये लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पर जो एफ नेट हमारे पास में है, क्योंकि हमें एफ नेट फाइनली कैलकुलेट करना होता है कि जब हम उसको एक्स डिस्टेंस नीचे लेके गए, मान लेते हैं इस ब्लॉक को मैं एक्स डिस्टेंस नीचे लेके गया, तो स्प्रिंग भी तो एक्स से खींची है ना, तो ये एक्स की वजह से यहाँ पर एक और रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, तो वहां पर सिस्टम में नेट फोर्स कितना लगेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एम जी माइनस में के एक्स और माइनस में के एक्स नोट। तो यहां से आपने देखा कि एम जी और के एक्स नोट एक दूसरे के इक्वल है, तो यही तो हम पीछे भी करते आए हैं, इन दोनों को क्या कर दें, हम कट कर देंगे, एम जी इक्वल टू माइनस के एक्स नोट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अच्छा जी, तो यहां से फोर्स नेट जो है हमारे पास एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। क्या ये वही क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास में इस तरह का फॉर्मेट निकल कर आ जाता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। और इस एसएचएम के अंदर में क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर होता है और एक हमारा एसएचएम कांस्टेंट होता है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स होते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। यहाँ पर मैंने लगा नहीं रखी है, एमजी उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण में खींच रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, उसका कोई भी रोल नहीं होता है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि टाइम पीरियड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई टोटल सिस्टम का मास कितना है, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था कि मासलेस सिस्टम ले रहा हूँ और फ्रिक्शन लेस सिस्टम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर केवल और केवल सिस्टम के अंदर में मास है m, और जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको प्रोवाइड था वो था हमारे पास में k। तो आपका टाइम पीरियड जो आया दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई m बाई k। आपने जो चीजें यहाँ पर कैलकुलेट करी है, आप नेक्स्ट टाइम जब भी कैलकुलेट करें, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली उसका कितना मास है सिस्टम में वो और k हमारे पास में क्या है उसका यूज करके सोल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि सबसे पहले आप मीन पोजीशन फाइंड आउट करो। मीन पोजीशन पर आपने देखा कि ये सिचुएशन है कि एम जी इक्वल टू के एक्स नोट है। ये के एक्स नोट क्यों आया, क्योंकि इनिशियली अगर स्प्रिंग मेरे पास में स्टेशनरी थी तो कोई एलोंगेशन नहीं था, मतलब नेचुरल लेंथ था, कोई एलोंगेशन नहीं था। लेकिन जैसे ही आपने एम मास उसके ऊपर में लटकाया तो उसके अंदर में एलोंगेशन आ गया, और एलोंगेशन इनिशियली एक्स नोट था, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, वो इक्वेशन मेरे पास में 1 बन गई। दूसरे में हमें क्या करना होता था कि हम एक्स को, मतलब जो मास था सिस्टम था उसको एक्स डिस्प्लेस करते हैं, यानी इस मास को मैं नीचे एक्स डिस्प्लेस करवाया, तो स्प्रिंग के अंदर में भी एक्स का एलोंगेशन आ गया। तो एक्स का एलोंगेशन आने के कारण में वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स भी डेवलप हो गई होगी। तो टोटल मैं एफ नेट उस समय इस सिस्टम पर निकालूं, यानी कि उस मास पर निकालूं, क्योंकि एसएचएम करना किसको है, इस मास को ऊपर और नीचे करना है। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना हो गया, एफ नेट एम जी माइनस में टी, यानी कि उस टाइम पे टेंशन अलग होगी, ये टेंशन एट मीन पोजीशन है, ये टेंशन जब आपने एक्स डिस्प्लेस करवा दिया उस समय, ठीक है, एट एक्स डिस्प्लेस, ये आ गया। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी जनरेट होके आएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस के, क्योंकि पहले वाले केस के अंदर में एक्स नोट था, खाली एक्स नोट उसका नेचुरल डिस्प्लेस हुआ था, मतलब जब आपने मास लिया था मेन पोजीशन पर, लेकिन अभी वो बढ़ गया क्योंकि एक्स आपने और इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यहाँ से जो टोटल टेंशन वहां पर डेवलप हुई दैट विल बी इक्वल टू के एक्स प्लस में एक्स नोट आ गया, क्योंकि टेंशन किसको बैलेंस कर रही है, जो स्प्रिंग के अंदर में आ रहा है, क्योंकि कंस्टेंट को फॉलो करना एक दूसरे के साथ में करेक्ट है। अगर मैं कहूँ कि एक तरफ में 3 न्यूटन फोर्स और एक तरफ में 2 न्यूटन फोर्स, तो बीच में से कहीं से भी टूट सकता है। तो अगर मुझे कंस्टेंट फॉलो करना है तो दोनों साइड में इसके एंड पर 3 न्यूटन और 3 न्यूटन यहाँ पर, तभी ये क्या रहेगी, एकदम सेफ रहेगी हमारे पास में, रोप हो, स्ट्रिंग हो, स्प्रिंग हो, कुछ भी हो, तो ये 3 न्यूटन इसके अंदर बैलेंस रहेगा। और पहली क्वेश्चन से हमें पता है कि के एक्स नोट और एम जी यहाँ पर इक्वल है। ये लिखी इसीलिए जाती है इक्वेशन कि हम बाद में इनको यहाँ से काट दें। और इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक के अंदर में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनिशियल कंडीशंस है वो हमारे पास में एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है, तो जो बचा क्या, जो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा जो फोर्स है जो जनरेट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो आपने सिस्टम को लटका दिया उसका कोई रोल नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने
एक्स डिस्प्लेस करवाया तो एक एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर जनरेट करवा दिया। तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना जनरेट होता है, एक्स आपने डिस्प्लेस करवाया और के उसका क्या आ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। तो एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स। तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी इसके अंदर में यूज कर सकते थे। ये लॉन्ग कट मेथड मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फोर्स जो जनरेट होता है, क्योंकि यहां से देखो ये एम जी आएगा और ये के एक्स नोट आएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये। तो इनिशियल कंडीशन की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। तो बचता क्या है हमारे पास में, जो एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट किया किसकी वजह से आया, देखो एक्स डिस्प्लेस करवाने से और के उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वजह से। तो के एक्स यहाँ पर आ गया, तो एस एच एम हमारा सिस्टम कर रहा है। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, 2πm/k इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल में उठाऊंगा इसके अंदर में। एक स्प्रिंग आपको दे रहा हूं मैं, ये एक स्प्रिंग प्रोवाइडेड है और स्प्रिंग के साथ में एक पुली को अटैच कर दिया गया है। पेशेंसली इस क्वेश्चन को सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। और दूसरे एंड के ऊपर में क्या किया गया है, एक स्ट्रिंग जो है वो बांध दी गई है, मतलब एक धागा जो बांध दिया गया है और इसके दूसरी तरफ में एक मास जो है वो एम मास वो यहां पर लटका दिया गया। सेम वो चीज आपको यहां पर निकालना है, फाइंड टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस सिस्टम। ठीक है, और ये स्प्रिंग का कांस्टेंट हमारे पास में के। अच्छा जी, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं तो हमने एक चीज बहुत बखूबी तरीके से सीख रखी है कि सिस्टम को छोड़ो, स्प्रिंग को पकड़ो। तो स्प्रिंग को जब मैं पकड़ता हूं यहां पर, तो स्प्रिंग को पकड़ने से मुझे एक फायदा ये हुआ कि मैं इसकी नेचुरल लेंथ फाइंड कर लेता हूं। तो जब ये कुछ भी इसके साथ में अटैच नहीं था, तो ये जो लेंथ थी इसकी, ये इसकी नेचुरल लेंथ थी। दिस वन इज नेचुरल लेंथ। ओके, जब आपने इसको पुली इसके साथ में डाली, सबसे पहले मैं पुली डाल रहा हूं, जब मैंने इसके पुली इसके ऊपर में इंट्रोड्यूस करवाया, तो पुली लगाने से इसकी नेचुरल लेंथ से थोड़ी सी ये नीचे चली गई, थोड़ी सी नीचे चली गई। इसको आप ऐसा मानो कि ये थोड़ा सा नीचे आ गया पुली लगाने से, इतना नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर में आएगा, मैं डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अभी सिस्टम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ है तो मतलब मैं अभी अपनी मीन पोजीशन पर तो नहीं पहुंचा हूं भाई। तो मीन पोजीशन पर नहीं पहुंचे हो तो पहुंचो ना भाई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक तीसरा सिचुएशन और ले लेते हैं कि इसके ऊपर में अब मैं क्या लगा देता हूं, पुली के बाद में पुली पहुंची यहां तक, अब इसके ऊपर में ये मास वगैरह और लटका दिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा और सिस्टम नीचे आ गया, इतना बड़ा एलोंगेशन नहीं होगा लेकिन समझो यार उस चीज को जो मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको समझा रहा हूँ। तो जब आप ये सिस्टम इसके ऊपर में लगा देते हैं, ये वाला, ये मास आ गया। तो अब जो आपको सिनेरियो दिख रहा है ना, ये इसका मेन पोजीशन आ गया। पहले सबसे पहले हमने क्या देखा, उसकी नेचुरल लेंथ थी। तो नेचुरल लेंथ तो जब आप सिस्टम में कुछ भी नहीं लगाते तो वो होती है। जब आप स्प्रिंग सबसे पहले पुली लेके आए, तो पुली लेके आए उसका भी अगर मान लो मेरे पास में मास है, हालांकि मैंने क्वेश्चंस के अंदर में क्या दिया है भाई, मासलेस दिया है ना आपको। हाँ, तो मासलेस इसके अंदर में कंसीडर है, तो ये वाला सिस्टम नहीं आएगा भाई। ठीक है, आप इसको हटा सकते हैं, ये वाला पुली वाला, क्योंकि मासलेस हमने कंसीडर किया था, थोड़ा सा इसके अंदर में हो गया। फिर भी अगर मास बॉडी का मास दिया जाए तो आप ये मान सकते हैं ये सिचुएशन हमारे पास में डेवलप होगी। मैंने सीधा इसके ऊपर में आ जाते हैं, ये वाला सिनेरियो। तो यहाँ से आपको पता लगा कि ये जो सिस्टम है वो हमारा कहाँ गया, नीचे आ गया। ये जो नीचे की तरफ में आया, तो ये जो पोजीशन है ये इसकी क्या कहलाएगी, मेन पोजीशन। कौन सा, अब जो सिस्टम जहां पर आपको दिख रहा है वो मेन पोजीशन है। तो जो नेचुरल लेंथ थी वहां से ये बॉडी क्या हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। जो नेचुरल लेंथ थी वहां से बॉडी नीचे की तरफ में क्या हुई है, डिस्प्लेस हुई है। टोटल उसका एलोंगेशन आ गया। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहां से लेके और यहां तक का उसके अंदर में एलोंगेशन आ चुका है। तो एलोंगेशन आया, तो ये नेचुरल था, मतलब जब मेन पोजीशन पर था हमने कुछ नहीं खींचा है, तो एक्स नोट हम उसको मान के चलते हैं इनिशियल के अंदर में। तो यहाँ पर फोर्स डेवलप कितना हुआ, तो फोर्स डेवलप हुआ एफ दैट विल बी इक्वल टू के एक्स नोट। पहली इक्वेशन मेरे पास में ये आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपने अगर सीखा होगा पुली ब्लॉक सिस्टम को लेके, तो जब हमारे पास में ये एक स्ट्रिंग रहती है, तो यहाँ पर भी टी लग रहा है और यहाँ पर भी टी लग रहा है, क्योंकि सेम मैंने जो स्ट्रिंग है वो मानी हुई है। तो टी यहाँ पर और टी यहाँ पर, तो ऊपर जो जा रहा होगा वो कितना जनरेट हो रहा होगा, वो हो रहा होगा 2t। तो ये हमारी मेन पोजीशन है। तो मेन पोजीशन पर
ये फोर्स जो है यानी किसके अंदर में, स्प्रिंग के अंदर में, जो स्प्रिंग के अंदर में फोर्स डेवलप हुई है दैट इज इक्वल टू के एक्स नोट, वो किसको बराबर करेगी, जो टेंशन उसके अंदर में डेवलप हुई है, और वो टेंशन कितनी रहेगी, दैट इज इक्वल टू 2 एट मीन पोजीशन। जो हमारे पास में जो टेंशन डेवलप हुई है मीन पोजीशन पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा था पुली ब्लॉक सिस्टम के अंदर में, कि जब हमारे पास दोनों तरफ उसके स्ट्रिंग के ऊपर में अगर मासलेस पुली मान के चल रहे हैं, और अगर हमने इसके अंदर में एक्सेलेरेशन जीरो माना हुआ है, तो एक्सेलेरेशन जीरो मानने का मतलब है कि इसके ऊपर में दोनों नेट फोर्स हमारी जीरो होनी चाहिए। तो नीचे की तरफ में 2t है, एक टी यहाँ पर एक टी यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ अगर आपने कुछ भी कनेक्ट कर रखा है इस पुली के साथ में, तो वो उसके ऊपर में रिफ्लेक्ट होगा, तो टोटल 2t फोर्स ऊपर की तरफ में यहाँ पर चला जाएगा। तो 2t फोर्स इस स्प्रिंग के अंदर में किसको बैलेंस कर रहा है, जो यहाँ पर एक्स नोट की वजह से हमारा एलोंगेशन हुआ था एट मीन पोजिशन। तो ये पहली इक्वेशन मेरे पास में आ गई, इसको आप यहाँ पर छोड़ें। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में क्या आई, के एक्स नोट दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी टेंशन एट मीन पोजिशन। अच्छा जी, पहली चीज हमें पता लग गई, कहां पर, एट मीन पोजीशन। अब हमें क्या करना है भाई, बिल्कुल सही, अब अपने सिस्टम को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो। कितना डिस्प्लेस करना है, एक्स हम यहां पर डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जब हम सिस्टम को नीचे की तरफ में लेके आ रहे हैं, ये स्ट्रिंग है, ये मेरे पास में स्प्रिंग जो था वो लगा हुआ है, और ये हमने एम मास लिया हुआ है। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा उसको नीचे की तरफ में ले आया हूं। ये मान लेते हैं कि पहले जब सिस्टम था ये उसका मीन पोजीशन था, और ये पूरा सिस्टम जो है ना उठ के नीचे की तरफ में आ गया। पहले ये मीन पोजीशन यहां पर रहा था, तो मीन पोजीशन से तो मैं किसको हमें डिस्प्लेस करना होता है, जो ब्लॉक होता है उसको मैं नीचे की तरफ में खींचूंगा। तो मैंने इस ब्लॉक को एक्स नीचे खींचा है, ब्लॉक को एक्स नीचे खींच दिया। तो ब्लॉक को एक्स नीचे खींचने का मतलब है कि ये स्ट्रिंग एक्स नीचे आई है और एक्स ये ऊपर की तरफ में गई है, यानी कि टोटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर में एक्स का हो रहा है। तो आपने ये भी सीखा था कि अगर मेरे पास में स्ट्रिंग है, ये एक्स कर रही है, ये भी एक्स कर रही है, तो ऊपर की तरफ में कितना ट्रांसमिट होता है, वो उसका आधा होता है, x/2। यानी कि टेंशन तो हमारे पास में टी थी, टी यहां पर, तो ऊपर की तरफ में ट्रांसफर हो जाता है 2t। लेकिन नीचे की तरफ में आप एक्स की बात करें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो एक्स से नीचे की तरफ में आ रहा है, ये एक्स के ऊपर की तरफ में जा रहा है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कितना चलता है, x/2 चलता है। यानी कि जो पहले में हमारी मेन पोजीशन थी वहां से हम जो है कितना नीचे आ गए, हम आ गए x/2 आ गए। ये पहले मीन पोजीशन थी, जो आपने ये वाला केस लिया था ना मीन पोजीशन, यहां से मैं इस m मास को नीचे खींच रहा हूं, तो m मास x तो नीचे आ गया, लेकिन ये जो सेंटर है ना इसका, ये जो मीन पोजीशन से सेंटर है, ये पुली जब नीचे की तरफ में आएगी, ये पुली अगर यहाँ पर मैं दिखा पाऊं, तो ये पुली थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला हिस्सा बन जाएगा। तो ये टोटल x नहीं आएगा, ये उसका आधा नीचे की तरफ में मूव करता है। ये हमें कहां से पता लगता है, जो हम स्ट्रिंग कंस्टेंट वगैरह के बारे में देखते हैं, जो एनएलएम में मैंने शुरू का लेक्चर लिया था उसके अंदर में ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है, कंस्टेंट का जो क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये हमारे पास में x/2 नीचे की तरफ में आ गया। तो यहाँ पर अब मैं एफ नेट फोर्स निकालना चाहूँ इस सिस्टम के ऊपर में, तो एफ नेट आपको पता लगता है कि ये सिस्टम के ऊपर में है, ऊपर लग रहा है टी, जब हम अदर देन नेचुरल पोजिशन है यानी कि x जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर mg माइनस में t, ये t मीन पोजीशन का नहीं है, ये t अब डेवलप हो रहा है जब मैं उसको x नीचे की तरफ में ले आया हूँ। तो आप यहाँ पर रखो इनकी वैल्यूज को, तो यहाँ पर मेरे पास में जो सिस्टम था वो कितना बनेगा, एफ नेट कितना है भाई यहाँ पर, दैट विल बी इक्वल टू, इसको लिखेंगे mg माइनस में k x नोट पहले था, और ये हमारे पास में कितना आ गया, x/2, क्योंकि ये स्प्रिंग जो है वो इसको x खींचने से x/2 एलोंगेट हुई है, तो मैंने x/2 यहाँ पर इसके साथ में लिख दिया। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, तो ये मेरे पास में बनेगा mg माइनस में k x नोट प्लस k x/2। यहाँ पर ये आ गया। आप सभी ने इतना सोचा होगा, लेकिन इसके अंदर में आपने जो सोचा वो गलत है। ये जो चीजें आपने यहाँ पर मेंशन कर दी, जैसा पीछे के क्वेश्चंस में हम करते आए थे कि टी की वैल्यू को उठाया और हमने रख दिया, भाई टी लेके कहां से आ रहे हो आप, ये टी नहीं है, ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ना, के एक्स नोट प्लस में x/2,
ये हमारे पास में टी नहीं है, ये 2t है। कैसे? देखो जब आपने नेचुरल पोजीशन लिया था, मतलब जब आपने मीन पोजीशन लिया, ये मीन पोजीशन लिया, तब एक टी नीचे से उठाया और एक टी यहां से उठाया और आपने यहां पर रख दिया 2 मीन पोजीशन। भाई इस क्वेश्चन के अंदर में क्या हो गया कि आप खाली टी के साथ में इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई जब आपने नीचे की तरफ में खींचा तो स्ट्रिंग के ऊपर में टेंशन यहां भी लग रही है और यहां पर भी लग रही है, तो ये किसको बैलेंस करेगा? ये हमारे पास में 2t को करेगा। और 2t किसको बैलेंस कर रहा है? तो 2t कर रहा है कि आपने x नोट तो पहले था उसका एलोंगेशन x/2, जब आप इसको नीचे x लेके आए थे तो उसकी वजह से जनरेट हुआ kx/2। तो ये दोनों को मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो t की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई? दैट विल बी इक्वल टू k/2 x नोट प्लस में x/2। अगर ये लिखेंगे टेंशन, तब आपका ये क्वेश्चन क्या रहेगा? इसका आंसर सही आएगा। बहुत से लोग यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं कि डायरेक्ट t को लिख देते हैं k x नोट प्लस में x/2। समझना चाहिए ये t नहीं है, ये 2t की वैल्यू है और आपको चाहिए t, तो इसको क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका जो बनेगा सिनेरियो वो ये बनेगा कि आप एफ नेट की जो इक्वेशन आएगी उसको आप लिख सकते हैं mg माइनस के एक्स नोट बाई 2 माइनस के एक्स बाई 4, ये रखेंगे। तो ये रखने के बाद में आपका जो एफ नेट बचेगा वो कितना आ जाएगा? एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स बाई 4। क्यों भाई ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आपने जो बनाई थी ये वाला, तो यहाँ से क्या होगा कि के एक्स नोट इक्वल टू 2 जो मेन पोजीशन आपने लिया है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये दोनों, ये वाला और ये वाला हिस्सा हमारे पास में क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या? के एक्स बाई 4। तो क्या ये हमारे पास में एक एस एच एम की इक्वेशन दे रहा है? एस एच एम की इक्वेशन है भाई। क्यों? यहाँ पे माइनस चाहिए, बिल्कुल है। स्प्रिंग कांस्टेंट चाहिए, बिल्कुल है। एक एक्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए मेरे पास में, वो भी है। और ये खाली के नहीं आया है यहाँ पर, ये अपने साथ में एक और कांस्टेंट लेके आया। तो ये जितना भी कांस्टेंट है वो सारा एक साथ हो जाएगा। हम इसको अपना एस एच एम कांस्टेंट मानते हैं, एस एच एम कांस्टेंट। अब क्योंकि ये सिस्टम जो है एक्सटर्नल फोर्स से, क्योंकि ये इस तरह की रिलेशन आई है, मीन्स ये एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं है तो टाइम पीरियड हमें निकालने का तरीका पता है, एम बाई के होता है। अब कुछ लोग यहाँ पर भी क्वेश्चन में छोड़ के गलती कर देते हैं। भाई ये के होता कौन सा है? जो एक्स के आगे लिखा जाता है वही होता है। तो एक्स के आगे यहाँ पर के बाई 4 लिखा जा रहा है, ना कि के। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आएगा 2 पाई एम डिवाइड बाई के बाई 4। ये आपका राइट आंसर होगा। या फिर आप इसको और शॉर्ट करना चाहें तो ये लिख सकते हैं एम 4m बाई के। कभी ऐसा भी मिल सकता है ऑप्शन के अंदर में, या फिर ये हो सकता है कि इसका स्क्वायर बाहर ले लें तो 4 पाई एम बाई के। ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन, मतलब इसके ऑप्शन जो है वो सेट करके दिए जा सकते हैं। लेकिन अप्रोच आपको पता चल गई होगी कि हमें करना क्या होता है। पहले अपनी मीन पोजीशन को खोजो, मीन पोजीशन खोजने के बाद में वहां पर एक इक्वेशन लिखो। ये लिख दिया हमने इक्वेशन। इन पुली ब्लॉक में इसलिए लिया गया है ताकि आप इनसे फेमिलियर हो जाओ। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कि टेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए कि टेंशन आपने स्टिंग के दोनों साइड में ले रहे हैं, मतलब पुली के दोनों तरफ में ले रहे हैं और सेम स्टिंग है, तो ये टी और ये टी है तो ऊपर की तरफ में 2t ट्रांसमिट होगा। और उसको बैलेंस कौन करवाएगा? जो स्प्रिंग का फोर्स है, वो हमने लिख दिया के एक्स नोट के बराबर में। और दूसरे में हमें क्या करना है? उसको आप नीचे एक्स की तरफ में मूव करो। जब ब्लॉक एक्स मूव कर रहा है, मूव तो ब्लॉक ही होगा ना, स्प्रिंग को तो नहीं करना ना, हमें तो सिस्टम के ब्लॉक को मूव करवाना होता है। और फिर उसकी वजह से स्प्रिंग के अंदर में एलोंगेशन आता है। तो मैंने वो किया, स्प्रिंग को नीचे की तरफ में, ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचा, क्योंकि पुली के साथ में है तो ये नीचे की तरफ में आएगा। और पुली जो है वो स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है तो पुली के अंदर में एलोंगेशन आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक टेंशन डेवलप होगा स्ट्रिंग के अंदर में। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ है वो अगेन 2t ट्रांसमिट हुआ। और 2t ट्रांसमिट होने का मतलब है कि वो स्प्रिंग के अंदर में जो फोर्स जनरेट हुआ है उसको बैलेंस करेगा। तो मैंने वही बैलेंस करवाया यहाँ पर कि एफ नेट एम जी माइनस में टी। और ये जो टी है ये यहाँ पर डायरेक्टली आप एक्स नोट प्लस में एक्स बाई 2 इंटू में के नहीं लिख सकते, क्योंकि ये टी यहाँ से ट्रांसमिट होके 2t गया। तो आपको t चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका हाफ कर देना पड़ेगा। हाफ करने के बाद में आप यहाँ पर इक्वेशन के अंदर में पुट डाउन करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये दोनों आपस में कट जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। और जो हमारे पास फाइनल बचेगा वो ये वैल्यूज बचेंगे के बाई 4 इंटू में एक्स। और के बाई 4 जो है वो एस एच एम कॉन्स्टेंट के रूप में कहलाएगा। डायरेक्टली ये आप आंसर मत लगा देना, क्योंकि ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा और 4 पाई बाई एम बाई के भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो आपको अपनी क्लैरिटी के साथ में ध्यान रखना है, एक एक चीज का ध्यान रखना है। कॉमन मिस्टेक्स यही होती है, एग्जामिनर इन्हीं चीज को परखने के लिए
ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आपका जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसके अंदर हम पुली वगैरह भी इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन इसके अंदर में नहीं बनेगा। इसके इस तरह के क्वेश्चंस में जो आता है कि स्प्रिंग ऊपर की तरफ में कनेक्ट होती है, तो ये एक छोटी सी बात ध्यान में रखने वाली थी कि एक्स यहाँ पर करेंगे तो जो स्प्रिंग है उसके अंदर में उसका हाफ ट्रांसमिशन होता है। ये अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो एक बार एनएलएम का जो लेक्चर नंबर 1 है जिसमें आपको कंस्टेंट के बारे में बताया गया है, वहां से आप एक बार इनको पढ़ लीजिए, तो आपके डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद। अब आप लोग का ये भी दिमाग आना चाहिए कि इसके लगाना चाहिए कि आपने पिछले क्वेश्चन का तो शॉर्ट ट्रिक बता दिया, इसका शॉर्ट ट्रिक और बताओ हमें। तो ठीक है भाई, सुन लो। जब आपने सिस्टम देखा तो उसके अंदर में आपने ये पाया कि जो फोर्स थी हमारे पास, ये जो सिस्टम बना हुआ था, इसको येलो से ले लेते हैं, ये हमारे पास में फोर्स थी। तो हमने माना कि जो फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर जनरेट हुई है, क्योंकि हमने मीन पोजीशन वाले फोर्सेस को तो कैंसिल आउट कर दिया, तो स्ट्रिंग के अंदर में एक फोर्स एफ जनरेट होती है। तो जो एफ जनरेट हुआ उसका आधा हिस्सा यहाँ पर पहुंचेगा। भाई अगर आप ऊपर वाले हिस्से के अंदर में ये मान रहे हैं कि एफ फोर्स एक्स्ट्रा जनरेट हुई है, तो उसका हिस्सा आधा जो है मेरे पास में F/2, और F/2 यहाँ पर पहुंचेगा। तो ये जो फोर्स जनरेट हुई थी इसके अंदर में वो कितना हुआ, जब ये ब्लॉक था वो x/2 नीचे आ गया था, तो x/2 आने से वहां पर कितनी फोर्स जनरेट हुई एक्स्ट्रा, कि x/2 फोर्स जनरेट एक्स्ट्रा हुई थी। इतना ही तो होगा ना, क्योंकि जब आप सेंटर को नीचे की तरफ में, मतलब उसके मेन पोजीशन से नीचे की तरफ में आओगे, एक्स नीचे की तरफ में लेके आओगे, तो इस स्ट्रिंग के अंदर में जो स्प्रिंग थी हमारे पास में वो x/2 ज्यादा मूव किया, तो उतना ही उसके अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ। तो रिस्टोरिंग फोर्स का सीधा फॉर्मूला होता है कि x/2, x उसका डिस्प्लेसमेंट और k उसका कांस्टेंट, ये आ गया। फिर ये हुआ है उस स्प्रिंग के अंदर में, हमें चाहिए सिस्टम के अंदर में। तो सिस्टम जो था, मतलब ब्लॉक को जब मैं मूव करवा रहा था, तो ब्लॉक के पास में कितना ट्रांसफर होगा, तो ब्लॉक के पास में उसका आधा हिस्सा ट्रांसफर हो जाएगा। जब यहां पर फोर्स आप देखोगे तो फोर्स जो पहुंची उसके पास में, वो पहुंची हमारे पास में kx/2, इसका आधा यानी कि हाफ, तो ये आ गया हमारे पास में kx/4। तो सेम वो चीज आ गई हमारे पास में k/4, यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुई है, तो ये एज ए स्प्रिंग कांस्टेंट, SHM कांस्टेंट, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/k, और k की वैल्यू यहाँ पर k/4 थी, तो आपका आंसर आएगा 4π इंटू में m/k। कुछ नहीं है, क्वेश्चन वही है, उन्हीं को घुमा फिरा के चीजें पूछी जाती हैं। मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रा फोर्स को जनरेट करके कैसे निकाल सकते हैं। वो एक दिन में नहीं आएगी, वो आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ें तो बार बार कट रही हैं जो मेन पोजीशन वाले चीज़ें हैं। तो हमारे लिए मेन बेनिफिशियल चीज़ कौन सी है जो आप फाइनली लेके आते। देखो एलोंगेशन होगा स्प्रिंग के अंदर, सिस्टम हमें क्या करना है, ब्लॉक को मूव करवा के देखना है। तो ब्लॉक निकलेगा किसका, SHM निकलेगा किसका, SHM निकलता है ब्लॉक का, और वो ब्लॉक को फोर्स देने वाला कौन है, वो स्प्रिंग है। बहुत से लोग तो यहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि बार बार आप ब्लॉक के ऊपर में क्यों निकाल लो। भाई SHM जो करेगा वो ब्लॉक करेगा, ना कि स्प्रिंग। स्प्रिंग तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। तो इसलिए ये फोर्स जो है यहां पर मैंने निकाली है कि जो ब्लॉक के ऊपर में फोर्स का ट्रांसमिशन कितना होगा, तो ब्लॉक के ऊपर में फोर्स का ट्रांसमिशन होता है हाफ किसका, जो यहां पर जनरेट हुई थी। तो यहां से हमारे पास में ये रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर कंप्लीट होता है विद शॉर्ट ट्रिक। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को लेके कि अगर स्प्रिंग हमारे पास में कॉम्बिनेशन में आ जाए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ जाए, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आ जाए, तो कैसे हमें उनको सोल्व करना चाहिए और किस तरह की क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस उसके अंदर में डिजाइन कर सकता है एक एग्जामिनर। यहाँ पर वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं चलेंगे हम कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ लिया कि सीरीज में आए तो आपको इनको दोनों को जोड़ देना है, मतलब पैरेलल वाला क्वेश्चन, मतलब जिस तरह से रजिस्टर वगैरह जोड़ते थे पैरेलल में, वो कॉम्बिनेशन ले लेना है। सीरीज में आए तो आपको पैरेलल वाले कॉम्बिनेशंस के रूप में, पैरेलल में आए तो सीरीज वाले कॉम्बिनेशंस के रूप में जो रजिस्टर वगैरह में पढ़ते थे। तो वो यहाँ पर नहीं सिखाना मेन मोटिव, मुझे उससे थोड़ा हटके आपको चीज़ों के बारे में बताना है कि कैसे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर आती हैं और आप अपने क्वेश्चंस में कैसे इनको इंप्लीमेंट करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, अगर जो हमारे पास में बहुत बढ़िया लेवल का अगर किसी को क्वेश्चन डिजाइन करना होगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स को लेके, तो
ये छोटी छोटी बारीकियां होती हैं इन क्वेश्चंस के अंदर में, उनको ध्यान में रखते हुए वो क्वेश्चन डिजाइन करेगा। तो देखते हैं उन्हीं तरह के कि कहाँ से ये सारी चीजें कैलकुलेट होकर आती है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज, अब सीरीज में होता क्या है, देखो मान लेते हैं कि एक सिस्टम कुछ इस तरह का प्रोवाइडेड है, जिसके अंदर एक स्प्रिंग आपको गिवन है विद कांस्टेंट K1, K1 कांस्टेंट है इसका, और दूसरी जो स्प्रिंग है वो प्रोवाइडेड है विद कांस्टेंट K2। एक K1 है और एक दूसरे का K2 है, ठीक है। और इसके साथ में एक ब्लॉक आप लोगों ने अटैच कर रखा है, जिसका मास जो है वो हमने प्रोवाइड किया है m मास का ब्लॉक हमने इसके साथ में लगा दिया, ठीक है जी। अब हम ये जो सिचुएशन है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल केस के अंदर में हमें पता है कि जो उसकी मीन पोजीशन होती है वही उसकी नेचुरल लेंथ होती है, तो मैं मान लेता हूं कि ये उसका मीन पोजीशन है, दिस वन इज मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से हम इसको थोड़ा सा आगे की तरफ में खिसका रहे हैं, मैं इसको आगे की तरफ में ले गया हूं, तो ये ब्लॉक जो है उठकर यहां पर चला गया, दिस वन m, और ये जो दूरी हम मान रहे हैं दिस वन इज x। अब सुनो इस पॉइंट को कि जब मैं इसको x आगे की तरफ में खींच रहा हूं, तो इस स्प्रिंग के अंदर में एलोंगेशन कितना, हम मान लेते हैं कि यहां पर एलोंगेशन आया x1, इसको मैं K1 मान लेता हूं, इसको K2 मान लेता हूं, और इस स्प्रिंग के अंदर में एलोंगेशन आया x2, और ये जो दोनों के बीच में पॉइंट है ना कनेक्टेड, ये पॉइंट हमने P माना हुआ है, दो स्प्रिंग जो लिए हैं वो P पॉइंट हमने माना है, और ये P पॉइंट जो है उसकी खास बात है, वो खास बात क्या है कि ये अपने आप में मासलेस है, क्योंकि इसका मास हुआ तो हमारा जो चीजें हैं ये इसका एक की पॉइंट है। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है जिसके अंदर में हम ये मान सके कि वो मासलेस पॉइंट है और उसके दोनों तरफ में फोर्सेस जो है वो बैलेंस हो। अगर ये मास होता तो हम बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां पर उसका एक mg जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाता। तो जब हमने एलोंगेट किया है, उसको मैं खींच के लेके गया हूं, तो बॉडी यहां पर चली गई है इस पोजीशन पर x, तो हमारा एलोंगेशन आया वो x1 और दूसरे के अंदर में आया x2, ठीक है भाई। और ये भी चीज हमें पता है कि जो एलोंगेशन इसके अंदर में आया x1 प्लस x2 का, वो किसके बराबर में है, वो x के बराबर में, क्योंकि x1 ये खींचा होगा और x2 ये खींचा होगा, तो दोनों का जो जोड़ होगा, जितना ये खींचा होगा वो उतना ही तो ब्लॉक आगे की तरफ में मूव कर गया, तो ये x हमारे पास में आ गया। अच्छा, अब हम देखें कि नेट फोर्स जो हमारे पास में ब्लॉक पर है, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। नेट फोर्स जो ब्लॉक M है उसके ऊपर में कितना लग रहा है, तो कितना लग रहा है भाई, आप सभी का आंसर होना चाहिए कि kx1 प्लस में kx2, लेकिन आप गलत है यहाँ पर। क्यों गलत है, क्योंकि आपको ये देखने वाली चीज है कि जो ब्लॉक है वो कौन सी स्प्रिंग से कनेक्ट है। एक्चुअली फोर्स तो वही लगाएगा ना जो जिस स्प्रिंग के साथ में कनेक्ट है, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो रहेगा हमारे पास में, जो स्प्रिंग जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा वो हमारे पास में k1x1 होगा, ना कि k1x1 प्लस में k2x2, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो k1 जिसका कांस्टेंट था वो हमारे पास में मास के साथ में कनेक्ट है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ओनली k1 कनेक्टेड है ब्लॉक के ऊपर में, तो वहां से हमारे पास उसका नेट फोर्स निकल के आता है, ठीक है। तो इस ब्लॉक का नेट फोर्स कितना हो गया, तो यहां पर आपको पता लगता है कि एफ नेट दैट विल बी इक्वल टू माइनस k1x1। ओके, अब हम पॉइंट P की तरफ में बढ़े, तो पॉइंट P की क्या खास बात है, पॉइंट P ये कहता है कि ये अपने आप में पॉइंट P इज मासलेस, पॉइंट P जो है वो मासलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट आपने लिया है उसके इस तरफ में और इस तरफ में फोर्सेस जो है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि एफ नेट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इस तरफ में फोर्स जो लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर में एक खिंचाव आया x2 का, तो वो आया हमारे पास में k2x2, और इधर जो फोर्स लग रही है k1 की साइड में वो आ गया k1x1। और हमें एक जानकारी और भी है कि जो x1 प्लस में x2 होता है वो बराबर है x के, तो आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। जो x2 की वैल्यू है उस पर जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू को, x2 को लिख सकता हूँ k1x1 प्लस में डिवाइड बाई k2, तो मैंने इसकी वैल्यू को रखा है k1x1 डिवाइड बाई k2 इक्वल टू x।
तो यहाँ पर आप और कैलकुलेट करेंगे, फर्दर कैलकुलेशंस के बाद में आपको पता लगेगा कि x1 को आप लिख सकते हैं k2x डिवाइडेड बाई k1 प्लस में k2। तो ये आपके पास में आ गई इक्वेशन। और क्योंकि जो मेन मुद्दा था हमारे पास में एफ नेट निकालने का, क्योंकि हमें फाइनली रखना तो उसी के अंदर में, वहीं से हमारे टाइम पीरियड वगैरह निकल के आए, क्योंकि जो ब्लॉक है, फिर बता रहा हूँ, एसएचएम करेगा ब्लॉक, स्प्रिंग तो उसको एक फोर्स प्रोवाइड करती है भाई। तो ब्लॉक के ऊपर में नेट फोर्स कितना है, k1 x1। मैं चाहता हूं कि उसको k1 k2 इनकी फॉर्म के अंदर में लिखना, तो मैं x1 को रिमूव करता हूं और उनकी फॉर्मेशन को यहाँ पर लिखते हैं, जो टोटल उसके अंदर में चेंज आया उन सबको लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एफ नेट जो आया हमारे पास, दिस कैन बी गिवन एज, कितना लिख सकता हूँ, माइनस k1 इंटू में x1 की जगह पे आप लिख सकते हैं k1 k2, इसको मैं लेके आ गया हूँ नीचे, k1 प्लस में k2 इंटू में x, और ये माइनस हमारे पास में बाहर आ गया। तो आपको कुछ समझ में आया इस चीज से कि ये जो इक्वेशन बनी है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स आई है। तो इसके अंदर में क्या हुआ कि ये मेरे पास में एक एसएचएम कांस्टेंट आ गया, एसएचएम कांस्टेंट आ गया। खाली के हमेशा मिले वो जरूरी नहीं है, बहुत तरह के कॉम्बिनेशंस के रूप में मिल सकता है। और ये हमारे पास में आगे कितना बॉडी जो है वो डिस्प्लेस करके गई है। तो अब टाइम पीरियड आप इजीली निकाल सकते हैं इसके अंदर में। तो ये टाइम पीरियड निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड कैन बी गिवन एज 2 पाई रूट मास डिवाइड बाई हमारे पास में जो इसका एसएचएम कांस्टेंट है वो होता है, तो नीचे से आएगा k1 प्लस में k2 डिवाइडेड बाई k1 इंटू में k2। ये आपके पास में इसका टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि इफेक्टिव एसएचएम कांस्टेंट कितना होगा, तो वो भी आप लोग इजीली निकाल सकते हैं कि जो के इफेक्टिव हमारे पास में बनता है वो आएगा जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो 1/k1 प्लस में 1/k2। अगर बहुत सारे हमारे पास साथ में जुड़े हुए हैं तो उन सभी का कॉम्बिनेशन इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी हमारे पास में होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि एक का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक का एंड पॉइंट और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट। ये रजिस्टर वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पर भी आप लोगों ने देखे होंगे। या फिर आप ये कहें कि दो स्प्रिंग केवल और केवल एक बार एक दूसरे से कनेक्ट है, एक बार कनेक्ट है, एक से ज्यादा बार कनेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर ये स्प्रिंग केवल और केवल यहाँ पर पी पॉइंट के ऊपर में कनेक्ट थी। तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास में सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है, तो पहचानना आपको आना चाहिए। तो आपने पहचाना, तो के इफेक्टिव कई बार पूछ लेता है, तो के इफेक्टिव डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर में कुछ नहीं है। ये तो वो चीजें जो आपने किताबी ज्ञान ले रखा है, मेन मुद्दा तो हमारा क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो क्वेश्चन कैसे अप्रोच करेंगे और किस क्वालिटी के क्वेश्चन बनते हैं उसके ऊपर में बात करेंगे। मैं जल्दी जल्दी इनको यहाँ पर गो थ्रू कर रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको समझ में आ गया होगा अभी तक तो चीजें कि जो मेरे पास में दो स्प्रिंग है, मान लेते हैं एक ये स्प्रिंग है और दूसरा स्प्रिंग यहाँ पर है ये वाला, और ये एक ब्लॉक से कनेक्ट है। ये हमारे पास में ब्लॉक है जिसका मास है m। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक को आगे की तरफ में खिसका दो, तो मैं इस ब्लॉक को आगे की तरफ में लेके गया, ये ब्लॉक चला गया भाई यहाँ पर। और ये जो दूरी इसने तय करी है, मैं सेंटर टू सेंटर अगर मैं लेकर चलूं, क्योंकि ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रखा है तो जो उसकी नेचुरल पोजीशन है वही उसकी क्या थी, मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से मैं कितना चला गया हूं, मैं x दूरी पर चला गया हूं। तो x दूरी पर चले गए हैं आप, और यही आपकी क्या थी, नेचुरल लेंथ थी। तो उसके अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ में इसको लेके आएगा, कितना होगा, वो होगा भाई, अगर मैं ये स्प्रिंग k1 कांस्टेंट है और इसका k2 कांस्टेंट है, तो ये लेके आएगा k1x और पीछे की तरफ में ये लेके आएगा k2x। खींच के दोनों बराबर जाएंगे, लेकिन दोनों के जो वैल्यूज हमारे पास में आएंगी, जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, k1x अलग k2x अलग दिखने में है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लेके आएगा इसको पीछे की तरफ में खींच के लेके आएंगे, क्योंकि दोनों के स्प्रिंग कांस्टेंट कितने गिवन है, k1 और k2 अलग अलग गिवन है। तो नेट फोर्स अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, नेट फोर्स को लेके बात करते हैं, तो नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, तो एफ नेट को मैं यहां पर लिख सकता हूं माइनस k1 प्लस में k2 इंटू में x। भाई पीछे की तरफ में लेके आ रहा है इसको, तो k1 प्लस k2 और x उसके अंदर में कांस्टेंट आ गया। और टाइम पीरियड अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ तो टाइम पीरियड सिंपल लिख सकते हैं, क्योंकि ये x की फॉर्मेट के अंदर में आ गया। ठीक है,
पिछले में मुझे जरूरत पड़ रही थी क्योंकि एक x1 मूव कर रहा था, एक ने x1 मूव किया और एक ने x2 मूव किया था, तो मैंने दोनों को एलिमिनेट करने के लिए x1 के फॉर्म के अंदर में मैंने जो था इस फॉर्मूले का यूज किया, तो x1 की वैल्यू निकाल कर हमने यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दी। लेकिन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो मैं सीधा उसकी x के फॉर्म के अंदर में मिल रहा है, ये x आ गया मेरे पास और ये उन दोनों के कांस्टेंट आ गए। तो टाइम पीरियड कितना है भाई, तो टाइम पीरियड आपको निकालना आता है m डिवाइड बाई k1 प्लस में k2। ये तो हो गया टाइम पीरियड की बात। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि इसके टाइम कांस्टेंट जो SHM जो हमारे पास में आए हैं उनके कोफिशिएंट SHM कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ली जाए, तो आप बोल सकते हैं कि k इफेक्टिव कैन बी गिवन एज कितना, k1 प्लस में k2। अब कैसे पहचाने कि हमारे पास में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का सीधा तरीका बताता हूं कि जब भी आपको ये मिले कि दो स्प्रिंग जो है, मतलब कोई भी ब्लॉक जो है, कोई भी ब्लॉक जो है वो दो स्प्रिंग से, मतलब आप एक एंड पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अगर मैं इन दोनों को यहां से एक दूसरे के साथ में जोड़ दूं तो यहां पर एक बार जुड़ रही है और यहां पर भी एक दो बार जुड़ रही है, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट भी सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट और सेम उनका फाइनल पॉइंट है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप ये कहेंगे कि वो कॉम्बिनेशन मेरे पास में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसका के इफेक्टिव हम ये निकाल सकते हैं और उसके टाइम पीरियड को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपको पहचानना बहुत जरूरी होता है इन क्वेश्चंस के अंदर में। एसएचएम के जो पैरेलल जो कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आते हैं या फिर सीरीज कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर में। और एक तीसरी तरह का और आता है इसके अंदर में, जिसके अंदर में इन दोनों का कॉम्बिनेशन पूछ लिया जाता है। जो आप अगर इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर में भी ऐसी चीजें आती हैं। तो क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक स्प्रिंग है और एक दूसरी स्प्रिंग और है और एक तीसरी स्प्रिंग और है, और इनके साथ में मैं एक ब्लॉक कनेक्ट कर रहा हूँ जिसका मास है एम मास का ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिया है और इसका कांस्टेंट मैं दे रहा हूँ आपको k3, ये दे दिया k1 और ये दे दिया k2। आपको क्या फाइंड करना है, सेम, ये एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, टाइम पीरियड आपको फाइंड करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना, चुटकियों में उड़ा दोगे आप लोग इसको, लेकिन थोड़े से ध्यान से पढ़ाना भाई इस क्वेश्चन को। तो आपको यहां से समझ में आता है कि जो मेरे पास में सीरीज में ये दोनों कनेक्ट है, कैसे कनेक्ट है, एक बार एक दूसरे से कनेक्ट है, ये मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को, ऐसे चीजों को पकड़ो जो कि कॉम्प्लेक्स दिख रही है, उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में बना लो। तो आपने इसको रिड्यूस किया इस सर्किट को, जब इस सर्किट को या इस कॉम्बिनेशन को रिड्यूस किया तो ये एक यहां पर आ गया, ये मास था m, और क्योंकि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इनका इफेक्टिव कितना आएगा, k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस में k2, ये आ गया। और ऊपर वाले का कितना था, k3 था। अब आपने क्या देखा कि ये दोनों किस में आ गए, इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी दोनों का सेम है, यानी कि अब ये आ गया कैसा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आने की वजह से हम क्या लगा सकते हैं, इनमें डायरेक्टली जोड़ सकता हूँ k3 प्लस में k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस में k2। ये भाई प्लस आगे है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर में चला गया, ठीक है, प्लस बीच में लगा लेना, ये प्लस इनके बीच में, ठीक है, k1 k2 k1 प्लस में k2 आ गया मेरे पास में। तो ये टोटल हमारे पास में क्या आ गई है, उसके इफेक्टिव कांस्टेंट आ गया। अब क्योंकि सिस्टम के अंदर में केवल मास m है तो हम टाइम पीरियड इजीली निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला आएगा, m डिवाइडेड बाई जो यहाँ से आपने इफेक्टिव कांस्टेंट निकाला है k3 प्लस में k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस में k2। इतने सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, अगर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगा के करना भाई इसको, ठीक है, दिखेगा कुछ और होगा कुछ। तो क्वेश्चन ये है कि एक स्प्रिंग मेरे पास में गिवन है और ये हमने बीच में लगा दिया जी ब्लॉक जिसका मास है m। ओके, एक दूसरी स्प्रिंग है वो इसके इस तरफ में लगा दी गई है, ये लगा दिया स्प्रिंग हमने दूसरा। इसका कांस्टेंट जो आपको प्रोवाइड है वो प्रोवाइडेड है k1 और दूसरे वाले का प्रोवाइड है k2, ठीक है। अब इस सिस्टम के अंदर में आपको बताना है फाइंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपको बताना है। हम ये मान लेते हैं कि जो सिस्टम हमने दिया है किसी भी एक तरफ में आप इसको धकेल दो, ठीक है, मैं इस तरफ में चलो इसको लेके जाता हूं, ये वाला हिस्सा,
तो आप देख रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है, मतलब अगर मैं यहाँ कहीं उसकी नेचुरल पोजीशन मानूं, जब मतलब ये वो पोजीशन है जब मैंने इसको धकेल दिया वहां पर पहुंच गया। चलो मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिटी के साथ में ले आते हैं यार, दो फिगर बना ही लेते हैं। जब मैं इसको लेके आया कंप्रेस किया तो ये ब्लॉक था वो आ गया यहाँ पर, और जो ये स्प्रिंग थी ये एक्सपेंड होकर यहाँ पर आ गई है। स्प्रिंग जो है वो इस तरफ में खिंचती हुई आ रही है, तो खिंचती हुई आ रही है मतलब उसके अंदर में फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। कितना फोर्स लग रहा है? K1x, के ऊपर वाला K2 था ना, K2x उसके ऊपर में लग रहा है। और जो ये स्प्रिंग था ये भी क्या कर रहा है, इसको कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, मतलब इसको आगे की तरफ में हम धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे लगने वाला फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, यानी कि K1x। नेचुरल लेंथ से हम इस तरफ में जा रहे हैं तो K2x ये खींचेगा, ये कंप्रेस होगा, तो मतलब उसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ में धकेल रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो दोनों पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन सेम है। तो आपने अगर पैरेलल वाले क्वेश्चंस के अंदर में समझा होगा कि अगर फोर्सेज जो लग रही हैं वो दोनों की डायरेक्शन हमारे पास में क्या सेम है, तो वहां पर कॉम्बिनेशन जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक चीज तो मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। यहां पर भी आप इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट है उनके दोनों के सेम है, तो वहां पर भी हम मानते हैं कि ये जो सिस्टम है वो पैरेलल है। लेकिन अगर इस तरह का केस आ जाए जो दिख रहा है कुछ की सीरीज में कनेक्ट है लेकिन है वो आपस में पैरेलल में कनेक्ट, तो उसको कैसे समझेंगे कि जब हम इसको पीछे की तरफ में खींचेंगे तो यहां पर लगेगा फोर्स K2x उसको एक्सपेंड करवाने के लिए, और इस पे जो फोर्स है वो लगेगा इसको कंप्रेस करवाने के लिए, कितना? K1x। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों एक डायरेक्शन में जाने के कारण में कैसे कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपको निकालना क्या, के इफेक्टिव आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत है, ट्वाइस 2πm/k। तो के इफेक्टिव हमें निकालना है, तो के इफेक्टिव हमारे पास में आ गया K1 प्लस में K2, और मास था वो m है, तो जो टाइम पीरियड निकल के आया दैट विल बी इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाई m डिवाइडेड बाई K1 प्लस में K2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्प्रिंग कॉम्बिनेशंस वगैरह को लेके। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन ये गिवन है कि एक मेरे पास में स्प्रिंग गिवन थी और यहाँ पर एक ब्लॉक रख दिया गया है, मतलब ब्लॉक नहीं, एक तरह से कहें कि वेज रख दिया गया, और इस वेज के साथ में एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी गई है, और यहाँ पर ये रिजिड सरफेस है इसका, ये वाला रिजिड सरफेस के, और इसका भी कांस्टेंट हम मान के चलते हैं के है हमारे पास में। आपको ये बताना है अगर मैं इस वेज को, जो मेरे पास में वेज है ये वाला, जिसका मास मैं आपको दे रहा हूँ कैपिटल M, और ये जो वेज एंगल है ये आपको 45 डिग्री प्रोवाइडेड है। अगर इस वेज को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दें, चाहे आगे करें या फिर मैं पीछे की तरफ में डिस्प्लेस कर दूं, तो जो सिस्टम है वो अपने आप में SHM करेगा या नहीं करेगा। पहली चीज तो ये, अगर SHM की इक्वेशन हम डेवलप कर लें, जो इस तरह की इक्वेशन आपको पाई जाती है कि -kx की फॉर्म के अंदर में आता है कि एक SHM कांस्टेंट आए और एक x हमें हमारे पास में निकल के आए, तो ऐसी कोई इक्वेशन अगर मैं बना पाऊं इसकी, तो मतलब ये सिस्टम SHM कर रहा है। अगर SHM कर रहा है तो मुझे उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो फाइंड, तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं इफ द वेज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, उसको क्या कर देते हैं हम, रिलीज कर देते हैं, एंड रिलीज, तो आपको फाइंड टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का हमें फॉर्मूला पता ही है कि m/k होता है। तो आपका मेन मोटिव क्या होना चाहिए, ये k वगैरह k निकालना, पहले तो इफेक्टिव कितना उसका k होगा, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कि हम जो ब्लॉक है, जो वेज है, उसको x डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो मैं दोनों स्प्रिंग को अलग अलग सिनेरियो के साथ में सोल्व कर रहा हूँ। पहली वाली स्प्रिंग, अगर मैंने इस ब्लॉक को, इस वेज को x डिस्प्लेस किया है, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ भाई, अभी ध्यान रखना, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे। मैंने इसको x जो है वो डिस्प्लेस करवा दिया, तो यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी जो कि इस वेज के ऊपर में लग रही होगी।
तो वेज पे जो फोर्स है वो कितनी लग रही है, मतलब इसके ऊपर में जो फोर्स डेवलप हुआ, अगर ये x हमने डिस्प्लेस करवा दिया है, इसकी जो नेचुरल पोजीशन थी वहां से मैं x डिस्प्लेस करवाया, तो फोर्स जो जनरेट हुआ है दैट इज इक्वल टू के एक्स। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जो दूसरा है वो एक फोर्स यहां पर डेवलप होगा इस के अंदर में, क्योंकि जब वेज को आप आगे की तरफ में लेके जा रहे हैं तो ये स्प्रिंग भी क्या होगी, कंप्रेस होगी, और कंप्रेस होगी तो वहां पर भी एक फोर्स जनरेट होगा। मुझे वो फोर्स निकालना है, और वो फोर्स निकालने के लिए मुझे दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। मैं ये पहली सिचुएशन ली, अब मैं दूसरे को लेके जा रहा हूं। दूसरे के अंदर में आपने क्या किया है कि वेज जो था वो यहां से और यहां पर चला गया, ये वेज यहां पर चला गया, तो स्प्रिंग जो थी वो हो गई है भाई कंप्रेस, कंप्रेस हुई। तो जो फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है, मतलब कितना फोर्स उसके पास में जनरेट हुआ है, वो मुझे निकालना है, क्योंकि वो दोनों फोर्सेज जो होंगी, एक तो नीचे वाला फोर्स और एक ऊपर वाला फोर्स, वही तो वहां पर एसएचएम करवाने के अंदर में काम लेके आएंगे ना, वही एसएचएम परफॉर्म करवाएंगे यहाँ पर पूरे सिस्टम का। तो ये जब आपने आगे की तरफ में खींचा है तो मैं इसके एक्स को कैलकुलेट करना चाहूंगा। तो x को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा आप मैथमेटिक्स की तरफ में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एंगल मेरे पास में 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी मेरे पास में कितना, 45 डिग्री। मैं इस सिस्टम को x आगे की तरफ में लेके आ रहा हूं, ये x आपने आगे की तरफ में लिया है, तो ऊपर जो है यहां पर फोर्स कितना लग रहा है, मतलब ये कितना डिस्प्लेस किया होगा, क्योंकि x का कंपोनेंट वहां पे जा रहा है। एक्चुअल में कंप्रेस क्या होना है, स्प्रिंग को होना है ना, तो स्प्रिंग जो है वो इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड होने का मतलब है कि मुझे इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करके, मतलब इसका एक कंपोनेंट वहां पर लेके जाना पड़ेगा। तो ये डिस्प्लेस हुई है भाई x बाई रूट टू। अगर नहीं आया तो आपको ये तो जानकारी होगी ना कि x जो मेरे पास में है उसको मैं क्या लिखूंगा, कोस 45 डिग्री, उसका कंपोनेंट वहीं पर यही आएगा। तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो x/√2 मेरे पास में आ गया कि स्प्रिंग जो है वो x√2 कंप्रेस हुई है। मैं वेज को x डिस्प्लेस किया है, लेकिन स्प्रिंग के अंदर में x/√2 का कंप्रेशन आया है। ये पॉइंट था यहां पर नोट करने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये वाला हिस्सा जो है ना, कि हम कैसे निकालें कि ये हमें ये तो पता है कि f इजिकल टू के एक्स होगा, लेकिन ये x भाई सीधा अगर हॉरिजॉन्टली होता, वर्टिकल होता तो मैं इजीली निकाल लेता, लेकिन ये सब आपने तो इंक्लाइंड दे दिया। भाई इंक्लाइंड से क्यों घबराते हो, आप x नीचे की तरफ में जा रहे हो, एंगल आपके पास में, उसका कंपोनेंट ले लो, तो जितना कंप्रेस हुआ मेरे पास में उसकी डिस्प्लेसमेंट आ गई है, तो यहां से आपकी डिस्प्लेसमेंट पता लगी कि x/√2 वो मेरे पास में डिस्प्लेस कर गया। ठीक है जी, तो स्प्रिंग डिस्प्लेस हुई, जो दूसरी स्प्रिंग है, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट हुआ डिस्प्लेस बाई x√2, ये कर गई वो x√2। ठीक भाई, अब अब क्या करें इसको, ये कुछ ऐसा करते हैं, ये हमारे पास में x आगे की तरफ में लेके आए थे, ये स्प्रिंग के अंदर में x/√2 का कंप्रेशन आया, ये कंप्रेशन था x/√2 का। ओके, तो फोर्स कितना जनरेट हुआ, तो फोर्स यहां पर जनरेट हुआ है जो इस पॉइंट के ऊपर में है, F दैट इज इक्वल टू K इंटू में x/√2। सुनना इस पॉइंट को, ये जो फोर्स जो जनरेट हुई है वो कहां पर हुई है, वो फोर्स हुई है स्प्रिंग के अंदर में, और मुझे इस वेज के ऊपर में फोर्स देखना है कि वेज पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट, भाई एसएचएम बॉडी जो है वो पीछे जाएगी आगे जाएगी, मतलब टू एंड फ्रो मोशन करेगी, ऐसा थोड़ा ना कि उठ के ऊपर की तरफ में चली जाएगी। तो एसएचएम अगर उसको करना है तो एक राइट साइड में फोर्स और एक लेफ्ट साइड में फोर्स मुझे पता होना चाहिए। जो ये ब्लॉक था इसके इधर कितना फोर्स लगेगा और इधर कितना फोर्स लगेगा, ये तो मुझे चाहिए ना। ये तो ऊपर की तरफ में स्प्रिंग जो है वो एक जरनेट करवाएगी उसके फोर्स में, उसके कंपोनेंट जरनेट होगा, तो मुझे वो कंपोनेंट निकल जाए, तो यानी कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में निकाल लूं उस फोर्स का, तो मैं बता सकता हूं कि लेफ्ट में कितना लग रहा है और राइट में कितना फोर्स लग रहा है, तो वही एसएचएम परफॉर्म करवाएंगे उसका। तो ये स्प्रिंग आपने निकाली यहाँ पर, तो स्प्रिंग की वजह से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, तो डिस्प्लेस होने से आपको समझ में आता है कि वहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गया, और वो रिस्टोरिंग फोर्स वहां पर एसएचएम परफॉर्म करवाएगा, लेकिन हमें चाहिए उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये जो एफ आपने यहां पर जनरेट करवा दिया, इसका नीचे की तरफ में मुझे कंपोनेंट चाहिए वर्टिकली, तो जो यहां पर थी इसका आएगा एफ
cos 45 डिग्री, जो ये फोर्स जनरेट हुई है उसका 45 डिग्री कंपोनेंट नीचे की तरफ में आ जाएगा। जो उल्टा हमने किया, रिजोल्यूशन आपने सीखा था ना कि जो हमारे पास में थीटा होता है ये एंगल, और ये अगर मान लो मेरे पास में एफ है तो थीटा जहां पर एंगल होता है वो कोस थीटा होता है, और उसके अपोजिट वाला एफ साइन थीटा होता है। तो मैं सिर्फ वो रिजोल्व ही तो कर रहा हूँ। और फिजिक्स के अंदर में ये होता है जिसको वेक्टर रिजोल्यूशन अच्छे से आता है और एक्स वाई के अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं उनको निकालना आता है, तो वो उसका ये मानो फिजिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका कंपोनेंट कितना आ गया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ की वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है, कितनी थी भाई, ये रहा मेरे पास में। तो k इंटू में x बाई रूट टू इंटू में cos 45 डिग्री 1 बाई रूट टू, तो ये 4 जो आई हमारे पास में k x बाई 2 आ गया। तो यहां से आपको समझ में आया कि जो मेरे पास में ब्लॉक था, जो ब्लॉक है उसके एक तरफ में फोर्स जो लग रही है, मतलब एक तरफ से फोर्स लग रही है के एक्स, और दूसरा जो फोर्स इस पे लग रहा है वो कितना है के एक्स बाई टू, क्योंकि आप उसको अभी खींच के लेके आ रहे हैं तो दोनों में अभी फोर्स जनरेट हो गया, इसमें के एक्स का हो गया और इसके अंदर में के एक्स बाई टू का हो गया, यानी कि टोटल फोर्स उसके ऊपर में जो लग रही है, जो यहाँ पर आपका जो स्प्रिंग है उसको पीछे की तरफ में धकेल रहा है जो, तो टोटल फोर्स हमारे पास में आ गई, टोटल फोर्स कैन बी गिवन एज के एक्स प्लस में के एक्स बाई टू। तो टोटल यहाँ से आपका रिजल्ट कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस में 3 के एक्स बाई 2 हमारे पास में आ गया। तो ये जो इक्वेशन है वो हमारे पास में एक एसएचएम की इक्वेशन डिजाइन होकर आ गई है। अगर मैं इसके साइन कन्वेंशन के साथ में रखूंगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये उसको भी आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, माइनस आ जाएगा। तो एक एसएचएम की बेसिकली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि हमें चाहिए एफ माइनस में के एक्स की फॉर्म के अंदर में। तो ये जो इक्वेशन आप उसको लेफ्ट साइड अगर पॉजिटिव मान रहे हैं, राइट साइड आपको नेगेटिव मान रहे हैं, या फिर जो मीन पोजीशन है उसके राइट साइड को आप नेगेटिव मान रहे हैं और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारा चलता है। लेकिन हमें मेन उसका नेट फोर्स निकालना होता है। तो नेट फोर्स आपने निकाला, एक कांस्टेंट आ गया और एक एक्स आ गया, तो कांस्टेंट 3k/2 आ गया और एक्स जो है वो उसका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका होता है 2πm/k और इसका रूट, तो 2π मास कितना मेरे पास में m, उस सिस्टम का जो मास था m है, कितना है भाई, m ही रखा था ना हमने, हाँ कैपिटल M हमने इसका मान के रखा है, तो या छोटा m जो भी आप माने, और नीचे जो k आया है उसकी वैल्यू थी 3k/2, तो 2 है वो ऊपर चला जाएगा 3k। तो ये हमारे पास में इसका टाइम पीरियड निकाले। देखो एसएचएम के क्वेश्चंस में सिर्फ यही होता है कि आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए बोला जाता है, और टाइम पीरियड निकालना इतना आसान होता है, वो आपने देख लिया होगा, चुटकियों का खेल है टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना, बस अप्रोच पता होना चाहिए और थोड़ा सा मैकेनिक्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैंने सारे जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते थे इन कॉम्बिनेशंस को लेके वो यहाँ पर कवर कर दिए। हालांकि आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन इसके अंदर में कर सकते हो। मैं पुली ब्लॉक इसके अंदर में जोड़ देता हूँ, जो एनएलएम के अंदर में पढ़ी थी चीज़ें वो सारे कंस्टेंट वगैरह यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में स्पीयर वगैरह से भी, रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन जोड़ सकते हैं, लेकिन इतना इसके अंदर में पूछा नहीं जाता। मैक्सिमम इसी लेवल तक आपके क्वेश्चन जो है सीमित रह जाते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके अंदर में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और जो सीट्स आपको प्रोवाइडेड हैं उसके अंदर में आप सोल्व करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आप लोगों का डेवलप हो जाएगा। तो इसी के साथ में हमारा जो एसएचएम का मेजर पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले में हम पढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम के बारे में। वहाँ से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली उसके अंदर में सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर भी एक दो मेथड है एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी मेथड के थ्रू भी हम इन सारे जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। तो उस अप्रोच से हालांकि क्वेश्चन तो बहुत छोटा बन जाता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो गया ना तो फिर आपका आंसर लाना टेढ़ा काम हो जाएगा उसके अंदर। तो बेटर है कि जितना आपको यहाँ पर करवाया गया है उतने तक ही आप सीमित रहें, और जो भी न्यूमेरिकल्स आपको प्रोवाइड है सीट के अंदर में या कहीं से भी आपको स्टैंडर्ड बुक से मिलते हैं आप उनको सोल्व कीजिए। अप्रोच आपको पता होना चाहिए कि स्प्रिंग के क्वेश्चंस के अंदर में नेचुरल लेंथ से फोर्स कैलकुलेट होती है, मीन लेंथ से मतलब मीन पोजीशन से हम ये देखते हैं कि बॉडी जो है वो जो कितना आगे मूव कर रही है या फिर कितना पीछे की तरफ मूव कर रही है, यानी हम ये कहें कि वो एसएचएम जो करती है वो मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में करती है। तो और आपने ब्लॉक सिस्टम के बारे में देख लिया, अभी लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये।
और हमने देखा था कि अगर दो ब्लॉक्स हमारे पास में है तो उनको उठाना है तो हमें कितना मैक्सिमम फोर्स उसको देना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमने पूरे एस एच एम के अंदर में लगभग 4 या 5 लेक्चर्स के अंदर में हमने कंप्लीट करी है। उनके पीछे रीज़न यही था। और एस एच एम की क्लास जो होती है ना, आप बड़े कंसंट्रेशन के साथ में देखनी पड़ती है, तब आपको समझ में आती है। तो वो कंसंट्रेशन लेवल आप आगे की क्लासेस के अंदर में मेंटेन रखेंगे, क्योंकि एसएचएम का जो पोर्शन है वो आगे वेव्स के अंदर में भी काम आएगा, वेव ऑप्टिक्स के अंदर में भी काम आएगा, आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं ये। मैं पहले लेक्चर के अंदर में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। बाकी कोई भी साथी आपका जुड़ना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच।